साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आज हम आपके सामने एक साइंस का टॉपिक लेके आए हैं जो कि रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक का नाम होगा एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और रेक्टिफायर। अगर आपको इसको ऐसे समझना है कि कभी इसको भूल ही ना पाओ, वो तरीका बताने वाले हैं। इससे जितने बनने वाले क्वेश्चन होगा, और हमेशा ये वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, तुम्हारे टॉपिक कॉमन टॉपिक रहते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर साइंस स्पेशल होता भी नहीं है ना, तब भी इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर और ये और कुछ टॉपिक होंगे, ट्रांसफार्मर वगैरह, वो अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर आप ये वाली पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल नाम से चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो मेरे भाई, ये वाली सभी क्लासें अलीगंज के अंदर सुबह 7 बजे से चल रही है। टाइम चेंज हो गया, सुबह 7 बजे से 11-12 बजे तक क्लासेस चलेंगी और आप आके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज एमीटर की, तो आप हेडिंग डालिए सही बच्चों, अमीटर। अमीटर के बारे में क्या कहेंगे आप? तो अमीटर आपने जरूर हाई स्कूल, इंटर में पढ़ा होगा कि अमीटर होता क्या है। अमीटर के बारे में लिखिए, इसका यूज क्या होता है। अमीटर का यूज क्या होगा? तो हम ये तो कहेंगे टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वैद्युत धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। और यकीन मानिए, अगर आप इसमें लगातार जुड़े रहे तो इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। आज ये वाला वो टॉपिक है और किताब में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, वो कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगी। आज इन चारों टॉपिक को ऐसा करा देंगे आप कहेंगे हाँ, अब इसका कोई भी क्वेश्चन पूछो हम नहीं भूलेंगे। चाहे रेजिस्टेंस की बात करें, चाहे अमीटर का रेजिस्टेंस, चाहे वोल्टमीटर का, समांतर श्रेणी, आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श अमीटर, ये सब बातें करेंगे आज। और गैल्वेनोमीटर का क्यों यूज किया जाता है, वो काम एमीटर क्यों नहीं कर पाया, ये वाली चीज चलने वाली है मेरे भाई। और इसमें एमीटर मैंने हेडिंग डाला, यूज लिख देना। इसका यूज होता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा को मापने के लिए। लिखिए, वैद्युत धारा को मापने के लिए, वैद्युत धारा को मापने के लिए। और आपको एक बात बता दें, अगर आप आने वाली पुलिस की परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे तो हम ये बात डेफिनेटली कह सकता हूं, जो हमारी साइंस कंप्लीट पढ़ के जाएगा वो कम से कम 3 क्वेश्चन आगे होगा सभी से। 3 क्वेश्चन का फर्क पड़ जाएगा साइंस से। साइंस के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पुलिस के एग्जाम में। स्टेट एग्जाम जो पुलिस का होगा, आगामी परीक्षा आ रही है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन में तुम सभी से आगे हो जाओगे। ये साइंस सब बच्चे तैयार करके नहीं जाते। साइंस के क्वेश्चन अगर अच्छे आते हैं तो सब बच्चे नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्पेशल पढ़े होंगे तो कर देंगे। आप पिछले 10 शिफ्ट के पेपर देख लेना, सभी में साइंस के क्वेश्चन आए और ये बहुत बड़ा फर्क डालेंगे आपको, यकीन मानिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप जस्ट यहाँ पे पढ़ लेंगे ना, अगर रिवीजन करके नहीं भी जाएंगे तब भी अंदाजा लग जाएगा ये वाला ऑप्शन होगा। ये वाला फायदा देगा जरूर आपको। उसमें शायद हमें याद आ रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसमें केमिस्ट्री के भी थे, बायोलॉजी के भी थे और फिजिक्स के भी थे। 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन। अगर 150 में 5 क्वेश्चन आए तो बहुत बड़ा वेटेज है। 5 नंबर, 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया 10 नंबर। और 10 नंबर का वेटेज तो बहुत बड़ा अंतर डाल देता भाई। 10 नंबर का अगर गैप कर दिया ना तो रैंक मान लो आपकी 15 से 20 हज़ार ऊपर बढ़ा देगा 10 नंबर। ये मान के चलो, इतना बड़ा गैप डाल देंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये पॉजिटिव पॉइंट है कुछ। एक तो आपको बताएं, एक तो साइंस वाला पॉजिटिव पॉइंट और एक करंट अफेयर का पॉजिटिव पॉइंट। अभी सो जो बच्चा करंट अफेयर को थोड़ा सा ध्यान देगा और इस साइंस को हल्की हल्की पूरी रिवीजन मार लेगा, वो हम कहते हैं वो सभी से कम 5 क्वेश्चन के गैप में होगा। अगर 5 क्वेश्चन गणित के भी गलत कर देगा ना तो यहाँ से उसकी भरपाई हो जाएगी। कहने का मतलब, एक बच्चा वो गणित में पूरे सही कर रहा हो और एक बच्चा गणित में 4-5 गलत भी करके आ जाए, उसके बाद करंट अफेयर और साइंस में हाथ मार गया तो मान लो उसके बराबर खड़ा होगा, बराबर मैथ वाले के। और यही होता है कंपटीशन में, जीतते कहाँ से हो तुम। आओ मेरे भाई, ये कुछ बातें स्पेशल में बार बार ध्यान आती बीच में तो बता दिया करेंगे आपको, ठीक है। आ जाओ इधर पे। मैंने कहा वैद्युत धारा मापने के लिए यूज होता है इसका। और मैंने कहा हमें क्या नापनी है, धारा, करंट। अगर करंट नापना है तो बताओ करंट किस क्रम में समान रहता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में? करंट किस क्रम में समान रहता है, श्रेणी क्रम में। तो हम अमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम। अब तुम कभी नहीं भूल पाओगे अमीटर को किस क्रम में, बोले नापना क्या है, अमीटर से धारा।
तो धारा नापनी, धारा समान कब रहेगी? श्रेणी क्रम में, क्योंकि अगर समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो अलग अलग धारा जाएगी, तो फिर धारा नाप ही नहीं पाओगे धारा है कितनी एक्चुअल में। तो इसमें अगर हम किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट मापना है कि कितना करंट जा रहा है, तो इस हमारे वैद्युत जो हमारा उपकरण है अमीटर, इसको धारा के परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लिख देना ये वाली बात, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमें लगता है सभी बच्चों को क्लियर होगी वाली बात कि भाई सब श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जा रहा है मीटर को। अच्छा, एक चीज लिखना, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? अगर हमें धारा अच्छी मेजर करनी है, अगर हमें अच्छा करंट चाहिए, तो रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए? एक बार दिमाग से सोचो यार। हमने कहा हमें ज्यादा से ज्यादा धारा कितनी जा रही है वो मेजर करनी है, तो हमने कहा प्रतिरोध होती है रुकावट कम होनी चाहिए, ज्यादा कम होनी चाहिए। तो लिख देना इसके नीचे कि लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है, अगर हमारे प्रतिरोध का मान, अगर अमीटर के प्रतिरोध का मान 0 हो जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। अगर वायरिंग लगी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ ही जाता है। मैंने कहा कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए, और मेरी साइंस कहती है आदर्श अमीटर, एक होता है आइडियल अमीटर, आदर्श अमीटर। आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है? 0 ओम। ये वाली बात एक बॉक्स में लिख देना, ये पूछा जाता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो कहना 0 ओम होता है, वो आदर्श अमीटर होता है। आदर्श मतलब आइडियल वो बातें होती है, जैसे हम अगर अपने प्रैक्टिकली बात करें, जैसे कि श्रवण कुमार होना चाहिए आपको, श्रवण कुमार एक आइडियल हो गए हमारे, तो आप श्रवण कुमार तो नहीं हो सकते। जैसे हमने कहा कि श्रवण कुमार नहीं हो सकते, तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बिठा के घुमाया था, तो कम से कम तीर्थ की यात्रा ट्रेन में बिठा के करा दो तुम, है ना। ये वाली बात है। जैसे आइडियल कुछ चीजें होती हैं, मैंने कहा आइडियल भगवान राम होते हैं, ऐसे आइडियल बन ना पाओ तो उनकी बनने की कोशिश करो, वैसा ही कुछ है। तो ऐसा होता नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आदर्श अमीटर बना ही नहीं पाओगे, रेजिस्टेंस 0 हो जाए, लेकिन हम उसको आदर्श कहेंगे जिसका प्रतिरोध 0 होगा। लेकिन हम अमीटर की बात करेंगे, उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। और इसको परिपथ के किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आते हैं जहाँ पे हम टिक कर रहे हैं, और इससे क्या मापा जाता है? वैद्युत धारा। जहाँ पे मैंने हाईलाइट करा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। पंखा चालू कर दें भाई, सब पंखा चालू कर दो, ये वाला पीछे वाला। चलो पंखा चालू हो गया है। तो पंखा चालू होने के बाद मेरे भाई आप हेडिंग लगाइए वोल्ट मीटर। ये भी एक टॉपिक हो गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, हाँ उसमें इतना ही है। अभी चित्र एक साथ बना देंगे दोनों का, जो डायग्राम होगा। वोल्ट मीटर में लिखना मेरे भाई, वोल्ट मीटर में इसका यूज क्या होता है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मापने के लिए यूज होता है। यूज क्या होगा? विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए। अब हम साइंस का ये इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पूरा हो जाने दे रहे हैं, उसके बाद हमारा टारगेट जीके पे ज़्यादा रहेगा। जीके को ज़्यादा टाइम देंगे, इसको थोड़ा सा टाइम कम कर देंगे। हालांकि रेलवे की परीक्षा है, हालांकि परीक्षा आपको रेलवे की भी देनी है, पुलिस की भी देनी है, तो पुलिस वाले में जीके का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, हालांकि कंपेयर टू साइंस के। साइंस थोड़ी सी कम आती है, वहाँ पे जीके ज़्यादा आती है ना। तो हम जीके को बढ़ा देंगे, चिंता मत करिए आप, इसके लिए बेफिक्र रहिए। सिलेबस कब कैसे कराना वो हमें पता है। हमें खुद चिंता है कि तुम्हारा जीके पहले कराना, साइंस थोड़ी सी लो कर देंगे अभी, क्योंकि भले चाहे रेलवे के एग्जाम की डेट भी नहीं है ये। इतना रोकना ज़्यादा सही नहीं है, हमारे साथ चलने देना चाहिए। रेलवे के एग्जाम भी देने आप लोगों को, है ना। रोकना नहीं सही रहेगा। भले चाहे 30 मिनट पढ़ो, साइंस पढ़ लो डेली। तो हमारी फिजिक्स लगभग लास्ट पे ज़्यादा बची भी नहीं है। अब आपका बचा है ऑप्टिक्स बचा है, और क्या तरंगों वाला बचा है,
और क्या बचा, मैग्नेटिज्म बचा है, चुंबक बची है, ये 2-3 टॉपिक बचे हैं। लेंस ऑप्टिक्स में आ जाएगा, प्रकाशिकी में वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो 3 टॉपिक ये बचे, चुंबक, ऑप्टिक्स और हाँ वेव बची, तरंगे बची हैं। ये 3 टॉपिक बचे हैं, इनको करा दे, खत्म होगी फिजिक्स, बाकी नहीं बचा साइंस में। साइंस कंप्लीट मान लो। अच्छा इधर आ जाओ, इसको परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाएगा बताओ। वोल्टेज समान किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। हमने कहा वोल्टेज हमें समान चाहिए, वोल्टेज नापनी है। हमने कहा वोल्टेज हमें इसको वहां पे लगाना जहां पर वोल्टेज समान आ रही हो। वोल्टेज श्रेणी क्रम में समान नहीं आती है, तो इसको बना दो किसमें, समांतर क्रम में। तो यही बात लिख दो। मैंने कहा इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ये आपको पता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। क्या बात है, आपको तो श्रेणी समांतर दोनों आ रहे हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिखना, इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए बताओ। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए या निम्न होना चाहिए। इसको अगर हम एक बार बना दें तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखो मैंने कहा मान लिया कि ये हमारा कुछ ऐसा परिपथ बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। देखो अगर मैंने कहा कि इस वाले में ऊपर जोड़ दो वोल्टमीटर, अगर हम इस वाले को देखें तो आप कहेंगे इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस मेरे भाई। तो आप ये भी तो कहेंगे कि हमारा करंट फ्लो करेगा ऐसे, धारा आई ऐसे फ्लो करेगी। अच्छा धारा आई फ्लो करेगी, ये मान लिया हमारा बल्ब लगा हुआ है और ये वाला अमीटर लगा हुआ है, ये वोल्टमीटर लगा हुआ है। अच्छा मैंने कहा यहां से जाएगा करंट, तो यहां पर करंट जाएगा और यहां पर 2 जगह बट जाएगा। ये वाली बात कौन कौन समझ पा रहा है, यहां पर जाएगा I1 और यहां पर जाएगा I2। मैंने कहा ये बताओ, जब यहां पर जिस अनुपात में ये वाला अगर समांतर क्रम है, जिस अनुपात में प्रतिरोध होता है उसके उल्टे अनुपात में क्या होता है, धारा। और हमें धारा ज्यादा किसको चाहिए, बल्ब को। हमने कहा धारा कम से कम कंज्यूम हो। हम नाप क्या रहे हैं, वोल्टेज। अगर वोल्टेज नाप रहे हैं तो हमारा करंट कम से कम अगर इसमें जाएगा, तो मैंने कहा रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होता है उसमें धारा कम जाती है। ये श्रेणी क्रम में उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज से क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में कहते हैं जिसका वोल्टेज ज्यादा है उसकी जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसका वोल्टेज ज्यादा है। यही तो होता है, वोल्टेज और प्रतिरोध का समान अनुपात होता है। इसका वोल्टेज ज्यादा है उसमें प्रतिरोध ज्यादा है, सही है। और इस वाले में जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसकी धारा कम। प्रतिरोध का उल्टा अनुपात होता है धारा का। ये वाली बात हम लगातार पढ़ाते आ रहे हैं। मैंने कहा ये बताओ, इसका प्रतिरोध आपको अगर आपको इसका प्रतिरोध रखना है तो इसका प्रतिरोध रखना है हाई। प्रतिरोध हाई रखोगे तो इसमें धारा कम से कम जाएगी। आपको नापना क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज तो दोनों समांतर क्रम में कैसी जाएगी, समान। तो मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। कैसा, उच्च होना चाहिए। और मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस कैसे लगाया मैंने, निम्न लिखाया। मैंने कहा इसमें आप क्या नाप रहे हो, इसमें धारा नाप रहे हो। मैंने कहा आप जब धारा नाप रहे हो, जब रेजिस्टेंस कम होगा, अमीटर का 0 प्रतिरोध का ले लेंगे, तो ऐसा करने पर वोल्टेज है ना, वोल्टेज किस में ज्यादा जाएगी। मैंने कहा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें वोल्टेज ज्यादा है, जिसमें प्रतिरोध कम उसमें वोल्टेज कम। इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध कम होगा तो वोल्टेज इसमें कम जाएगा। और वोल्टेज कम, हमें वोल्टेज जरूरत नहीं, हमें नापना क्या, यहाँ पर धारा मापनी है। इसलिए इसको श्रेणी क्रम में और इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये वाली बात लिख लेना, यहाँ पर हमारा I बराबर होता है ना बेटा, यहाँ पर I बराबर होता है, ये अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर होता। ये I1 का मान लगभग अप्रोक्सीमेट 0 होगा। और यहाँ पर बेटा वोल्टेज का मान, यहाँ पर वोल्टेज का मान अप्रोक्सीमेट 0 होगा। कैसा करने पर, रेजिस्टेंस 0 लेने पर। भाई साहब यहाँ से हमें धारा नापनी, वोल्टेज से कोई मतलब
वोल्टेज कम से कम खपत होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे धारा नापनी है। अगर धारा नापनी है तो इसका वोल्टेज कम से कम तब होगा जब इसका प्रतिरोध 0 के मतलब कम होगा कम से कम, क्योंकि हमारे श्रेणी क्रम में वोल्टेज का अनुपात वही होता है जो प्रतिरोध का होता है। हमारा श्रेणी क्रम में वोल्टेज का अनुपात वही होता है जो प्रतिरोध का होता है। और मैंने कहा समांतर क्रम में, हमने कहा समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं वोल्टमीटर को, हमें वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज यहाँ पर आ गई। हमने कहा धारा से कोई मतलब नहीं, कहा धारा कम से कम जानी, आपकी धारा पूरी कहाँ पे जानी चाहिए, बल्ब में। हमने कहा हमें नापनी है वोल्टेज, तो हमने कहा वोल्टमीटर लगा तो दिया है मैंने, वोल्टमीटर लगा तो दिया, इसमें धारा कम से कम जाने के लिए प्रतिरोध हाई कर दो, इसका रेजिस्टेंस अधिक से अधिक होना चाहिए, तो पूरे का धारा का फ्लो किसमें चला जाएगा, बल्ब में। समझ पा रहे हो। और समांतर क्रम में वोल्टेज होता है दोनों में समान। ये 2 पॉइंट होते हैं, बताओ इन दोनों पॉइंट को लिखवाएं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे हम अगर एक बार बोल दें तो आप समझ पाएंगे। इन दोनों चित्र को देखना और जो हम बोल रहे हैं उसको समझना। अमीटर को श्रेणी क्रम में 0 प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर जिस अनुपात में प्रतिरोध होता है उसी अनुपात में वोल्टेज होता है, इसलिए पूरी धारा बल्ब में स्थापित हो जाती है। क्या सही बोल रहे हैं? और दूसरी बात, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध लेने पर कोई करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि करंट बल्ब के पास, पूरी बल्ब के पास स्थापित हो जाएगी। और समांतर क्रम में प्रतिरोध का और धारा का उल्टा अनुपात होता है, तो इसका मतलब जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां पे धारा कम होगी, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम होगी, है ना। यहाँ पर हमें वोल्टेज नापना है। अच्छा, अब दोनों को कंक्लूड करो तो तीसरा पॉइंट इसमें लिख देना कि इसमें हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें, आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा? मैंने कहा आइडियल वोल्टमीटर नंबर 4। आइडियल कहें तो आदर्श वोल्टमीटर वो होगा, मैंने कहा उच्च प्रतिरोध चाहिए, तो मैंने कहा आदर्श वोल्टमीटर वो होगा जिसका प्रतिरोध अनंत होगा। आदर्श वोल्टमीटर उसे कहा जाएगा जिसका प्रतिरोध अनंत होगा। जब अनंत होगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि आपको वोल्टेज से मतलब है ना मेरे भाई। ये वाली बात समझ में आ गई है वोल्टमीटर और अमीटर के बारे में। अच्छा, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आपके सामने अब हम लगाने जा रहे हैं रेक्टिफायर। ठीक है, अगली हेडिंग हम इसको दोबारा समझा सकते हैं, ऐसा मन कर रहा हमारा कि इसको दोबारा बताएं। बताओ इस वाले को, मैंने कहा इस अमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं, इस अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ के हमें निकालनी है धारा, हमें धारा फ्लो करानी है। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा होती है समान। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि अगर अमीटर से धारा नापनी तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, क्योंकि श्रेणी समांतर जो नहीं पढ़ा होगा उसको कम समझ में आ रहा होगा। मैंने श्रेणी क्रम में पढ़ाया था, धारा होती है समान, तो इसको जोड़ दो अमीटर को श्रेणी क्रम में। जितनी इस बल्ब से जाएगी उतनी अमीटर से जाएगी, और नाप लें कितनी धारा जा रही है। और इसको श्रेणी क्रम में, अब रेजिस्टेंस की बात कर लो। अब मैंने कहा श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा क्योंकि करंट समान है, श्रेणी क्रम में करंट समान है, तो मैंने कहा धारा ज्ञात करनी है तो समान वाला लगा दो, श्रेणी क्रम में करंट समान तो अमीटर को लगा दो श्रेणी क्रम में। प्लस इसके रेजिस्टेंस को ऐसा रखो कि वोल्टेज का खपत ना हो। मैंने कहा वोल्टेज का कम से कम खपत करना है, तो हमारे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का अनुपात वही होता है जो वोल्टेज का होता है। मैंने कहा वोल्टेज अगर कम से कम रखनी है तो इसका प्रतिरोध भी कम से कम चाहिए, इसका मतलब प्रतिरोध निम्न। और अगर आदर्श की बात करोगे तो R बराबर 0। अच्छा, मैं वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वोल्टेज होती है वो समांतर क्रम में समान होती है। सही है, वोल्टेज चाहिए वोल्ट मीटर से। और वोल्टेज को किस क्रम में जोड़ा जाए वोल्ट मीटर को? तब वोल्टेज चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ दो, समान मिलेगी। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है और वोल्टेज समान। मैंने कहा अच्छा समान। अब रेजिस्टेंस की बात कर लो। मैंने कहा रेजिस्टेंस हाई करना कि लो? बोले हमें सर यहाँ से वोल्टेज नापनी, धारा नहीं। अगर धारा नहीं नापनी तो कम से कम धारा जानी चाहिए इसमें। अगर कम से कम धारा जाएगी तो इसमें रेजिस्टेंस रखना है अधिक से अधिक, क्योंकि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का अनुपात होता है उसका उल्टा धारा का अनुपात होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा कम से कम जाएगी। इसका मतलब पूरी की पूरी धारा किसमें स्थापित हो जाएगी? बल्ब में, बल्ब में जाएगी। समझ पाए मेरी बात? और इन दोनों को शायद याद भी हो गया होगा। इसका मतलब अमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को
समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रतिरोध की बात करें तो हम अगर अमीटर की प्रतिरोध की बात करें तो 0 और इसकी बात करें तो इनफाइनाइट मान के अधिक से अधिक उच्च होना चाहिए, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। अभी क्वेश्चन लगाएंगे। अगला हेडिंग लगाना रेक्टिफायर। ओके बनाओ जल्दी। रेक्टिफायर चले मेरे भाई, जल्दी बनाओ थोड़ा सा। चलें? बना लिया? हेडिंग लगाओ रेक्टिफायर। इसको कहते हैं हिंदी में दृष्टकारी। अब आप कहोगे ये दृष्टकारी क्या होता है रेक्टिफायर? आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, आपकी ज्यादातर लोगों के घर में इन्वर्टर लगा हुआ होगा। इन्वर्टर में दो चीजें होती हैं, उसका नाम इन्वर्टर रखा है, उसमें रेक्टिफायर भी लगा होता है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? रेक्टिफायर का काम होता है जब आपका लाइट आ जाती है, आप कहते हैं लाइट आ गई तो उस एसी को डीसी में, जो तुम्हारी बैटरी लगी होगी, उस एसी को डीसी में मतलब सेव करना है, तो उसका काम करेगा रेक्टिफायर। और जैसे ही लाइट जाएगी तुरंत इन्वर्टर चालू हो जाता है। फिर जब लाइट जाती तब इन्वर्टर चालू होता है, तब तुम्हारे जो डीसी सेव हुई थी बैटरी में, वो डीसी को एसी में बदल के तुम्हारे बल्ब में पहुंचा देता है। मान लिया ये वाले जो बल्ब लगे हुए हैं ये वाले एसी के हैं और ये इन्वर्टर लगा हुआ है। अभी अगर लाइट चल रही होगी तो रेक्टिफायर काम कर रहा होगा। रेक्टिफायर एसी को डीसी में डाल रहा होगा बैटरी में, और जैसी लाइट जाएगी तुरंत डीसी को एसी में सप्लाई कर देगा, क्योंकि इसको चाहिए एसी। और जब मेरी लाइट चल रही होती है तब इसमें जो एसी डायरेक्ट आ रही है वो तो जाएगी इसमें, इनमें डायरेक्ट जा रही है, और जैसी लाइट जाएगी तो जो डीसी में सेव हुई तो डीसी को एसी में। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? इतना एसी को डीसी में, एसी को डीसी में बदलना। अच्छा, ये एसी डीसी आ कहां से गया? एसी का मतलब कोई जानता है? एसी का मतलब कोई बच्चा बताए? अल्टरनेटिंग करंट होता है। और डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। जो बैटरी वाला होता है वो एसी होता है, डीसी। अभी देखो बताएंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग गलत बोल देते हैं। अब हम पता घर पे क्या बोलते हैं? एसी करंट आ रहा है, डीसी करंट आ रहा है। भाई डीसी में ऑलरेडी करंट ऐड है, तो आपको पता डीसी करंट डायरेक्ट करंट आ रहा है। और मैंने कहा एसी करंट आ रहा है, ऐसे बोलते एसी करंट है, झटका लग जाएगा। बोले एसी करंट का मतलब तुम बोले हो अल्टरनेट करंट आ रहा है, 2 बार बोल दे। ये एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट पहले से इंक्लूड होता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं एसी करंट आ गया, डीसी करंट आ गया, उसमें करंट पहले से ऐड होता है। एसी का सी का मतलब करंट ही होता है। ये बोलो एसी आ गई, डीसी आ गई, एसी आ गई, डीसी आ गई। अब तुम देखो एसी और डीसी को, इसको हिंदी में क्या कहते हैं कोई बताएगा? इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इसको कहते हैं बेटा दिष्ट धारा। आप कहेंगे ये वाली किससे निकलती है? तो आप कहेंगे ये हमारी निकलती है बैटरी से। बैटरी लगा दो, या जो सेल होती है उसमें कौन सी होती है? दिष्ट धारा। और जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है ये किससे आता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से कौन सी धारा आती है? एसी आती है। अच्छा, इसमें करंट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही दिशा में होता है। जो हमारी डीसी होती है इसमें होता है जो दिष्ट धारा होती है, जो डायरेक्ट करंट होता है, ये ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो करंट बनती है उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, हिंदी में पृष्ठ धारा। अच्छा, फिर हमारी एसी कैसे बनी? उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आप कहेंगे सर आपने क्लास शुरू करी थी जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो हमारा करंट कहलाता, धारा कहलाती है। मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो होता है लेकिन ऑसिलेशन होता है इसमें, कहने का ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की दोलन गति, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, हम उंगली से बता रहे हैं ना, इससे बहुत तेज चलता है। अगर भारत में ऑसिलेशन की रेट की बात करें ना तो 50 हर्ट्ज पर सेकंड है। एक सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे हो जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन। जो हमारे घर में एसी करंट आती है ना वो 50 बार ऐसे ऐसे होती है एक सेकंड में। और क्वेश्चन पूछा जाता है, भी बताएंगे, क्वेश्चन और आता है यहाँ से लिखना, क्या नाम, इलेक्ट्रॉन के दोलन गति से, दोलन गति के कारण जो करंट बनता है वो हमारा होता है कौन सा? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अभी तो मैंने सिर्फ दो अंतर लिखे हैं, ये वाला बैटरी और सेल से निकलता है, ये ट्रांसफार्मर से निकलता है। ये इलेक्ट्रॉनों की दोलन गति के कारण होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफ फ्लो हो रहा है, एक ही तरफ फ्लो हो रहा है, उससे हो रही है हमारी डीसी। अब आ जाओ एसी में। एसी में होती है बेटा फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपोर्टेंट अब शुरू हो रहा है। एसी में होती है बेटा फ्रीक्वेंसी, कहें तो आवृत्ति होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति होती है बेटा, उसमें पहला पॉइंट डालना और लिख देना कि आवृत्ति होती है, इसकी गति दोनों तरफ होती है, और भारत में जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड इन इंडिया। अगर भारत में इलेक्ट्रॉन की जो गति है ना वो ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? इलेक्ट्रॉन की गति ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे गति कर रहे हैं, और ये 50 हर्ट्ज पर सेकंड 50 बार इधर 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 इधर, एक सेकंड में 50 बार। ये भारत में फ्रीक्वेंसी है ये वाली, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसी करंट में यानी अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन की दिशा एक सेकंड में कितनी बार बदलती है? 50 बार या 100 बार? इलेक्ट्रॉन की दिशा एसी करंट में, भाई आप क्वेश्चन नहीं समझो, मैंने कहा अल्टरनेटिंग करंट में एक इलेक्ट्रॉन की दिशा एक सेकंड में, इसके ऑसिलेशन हो जाते 50 हर्ट्ज पर सेकंड। 50 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 50 बार। एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा। कितनी दिशा बदली? दो। अगर 50 हर्ट्ज पर सेकंड है तो अल्टरनेटिंग करंट में एक इलेक्ट्रॉन दिशा एक सेकंड में 100 बार बदलती है, 100 बार बदलती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये शायद आप आज पहली बार पढ़े होंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये तो इलेक्ट्रॉन की गति ऐसे ऐसे होती है, दोनों दिशाओं में ऐसे ऐसे करता है, और वो एक सेकंड में 50-50 बार, बहुत तेज है, और दिशा 100 बार बदल रही है इसकी एक बार। और अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर से आता है और इलेक्ट्रॉनों की दोलन गति होती है, ओ बना हुआ है ऑसिलेशन, और ये हमारे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स का एक ही तरफ फ्लो हो रहा होता है। तभी कहते हैं डायरेक्ट करंट लगा दो तो तुम्हें करंट नहीं लगता, एकदम झटका नहीं लगता है, और इस वाले झटका लगता है। वो 50 फ्रिक्वेंसी आपको फेंक देती है, एकदम दूर फेंकती है, ये चिपक जाते हैं उसी में। तो इस वाले में चिपक जाओगे, एसी वाले में, डीसी वाले में नहीं चिपकते। हाँ, अगर पकड़ लिया डायरेक्ट करंट ने तो फिर पकड़ ही रहेगी, क्योंकि ये वाली झटका मारती है, ये वाली झटका मारी छूट सकते हो, लेकिन इस वाले में इसमें एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा लगातार। इसमें खतरनाक ज्यादा होती है डीसी वाली, डीसी वाली ज्यादा खतरनाक होती है। उसमें उसका करंट लग गया ना इन्वर्टर का। अच्छा, इन्वर्टर और डाल लो, यहाँ पर बचा हुआ है, इन्वर्टर को और लिख लो, यहाँ पे हेडिंग डालो इन्वर्टर हैं, प्रैक्टिकल करेंगे इन्वर्टर। कोई बता दे इन्वर्टर का काम क्या होगा? डीसी को एसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना। बाकी इतना ही आएगा तुम्हारे ग्रुप डी के पेपर के लायक इतनी साइंस है, इससे एसी डीसी से ऊपर नहीं जाएगा
और रेक्टिफायर और इन्वर्टर से इतना ही पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा याद है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिष्टकारी काम एसी को डीसी में बदलना, भूल जाते बच्चे बहुत देर के बाद। बोले अब तुम ऐसे याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। इन्वर्टर याद रहता है, इन्वर्टर सभी के घर में होता है। इन्वर्टर से ऐसे याद रखो, इन्वर्टर घर में क्या काम देता है। इन्वर्टर जब लाइट चली जाती है ना, तब इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी वाली ऊर्जा को सीधी हमारी एसी में ले आता है। तो वही याद रखो इन्वर्टर, और रेक्टिफायर अपने आप याद हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना। बोले इन्वर्टर होता है जब घर में लाइट चली जाती है तो बैटरी वाली को इसमें कर देता है एसी में, मतलब डीसी को एसी में, और इसका उल्टा होता है रेक्टिफायर, इसका एसी को डीसी में कौन करेगा, रेक्टिफायर। अब आप हेडिंग लगाओ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक लास्ट टॉपिक होगा इसी का, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे, डोंट वरी। चले बेटा, थोड़ा जल्दी नोट करिए आप। चले, चलो भाई, गैल्वेनोमीटर अभी लो। लो बैक कर दिया। गैल्वेनोमीटर में लिखना, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो आप ये कहें गैल्वेनोमीटर का वही काम होता है जो काम एमीटर का होता है। फिर ये क्यों बनाया गया यार गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इसलिए बनाया गया, मान लिया कि 0.5 माइक्रो एम्पियर आ रही है करंट, कितनी 0.5 माइक्रो एम्पियर, अगर इतनी आ रही है तो हमारा अमीटर जीरो पे रहेगा, उठेगा ही नहीं जीरो, वो जीरो ही बताएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब बहुत कम धारा हो उसको भी माप दे, उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का लिख देना कि दुर्बल धारा को ज्ञात करना और उसकी दिशा का पता लगाना। दुर्बल धारा को ज्ञात करना, दुर्बल धारा को ज्ञात करना, दुर्बल धारा को ज्ञात करना और उसकी दिशा बताना। इसमें डाटा कनेक्ट है, आपको दिखा सकते हैं गैल्वेनोमीटर। जो अमीटर होता है वो दिशा नहीं बताता है, अमीटर दिशा नहीं बताता है। अमीटर दिशा क्यों नहीं बताता मेरे भाई? आप कहेंगे इसका काम धारा को ज्ञात करना, करंट को, धारा तो अमीटर निकालता था, और ये वाला पता है माइक्रो एम्पीयर भी निकाल देगा, बता देगा इतना है, लेकिन अमीटर नहीं बताता, अमीटर जीरो पे बना रहेगा, लेकिन ये वाला माइक्रो एम्पीयर बता देता है इतना है इसमें। तो बताइए दुर्बल धारा को ज्ञात करता प्लस उसकी दिशा और बता देता है। इसका कुछ ऐसे होता है, देखो यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर बीच में ऐसे तीर होता है। अगर धारा इस साइड जा रही है धारा की दिशा, तो ये वाला इधर हो जाएगा, अगर धारा की दिशा इस साइड है तो ये वाला बीच में जीरो रहता है, ऐसे होता है। और जो अमीटर होता है ना, वो अमीटर आपका कुछ इस टाइप से होता है। अमीटर में 0 1 2 3 4 5 6 सिर्फ एम्पियर बताता है, ऐसे लगा होता है, जीरो पे ये वाला मीटर ऐसे उठ के जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 ऐसे बताएगा कितने एम्पियर जा रहा है। और इस वाले में ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर दिशा और बताता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दिशा बताता है और सूक्ष्म धारा भी बता देगा, मतलब दुर्बल धारा कम से कम जितनी फ्लो हो रही है वो बता देगा कम से कम। और ये वाला मतलब सूक्ष्म नहीं बता पाएगा, ज्यादा 1 एम्पीयर से नीचे भी तो जीरो भी बना रहेगा मीटर, तो उठेगा नहीं, दिशा नहीं बताता ये मीटर। और ये वाला दिशा और दुर्बल धारा बताता है। अच्छा अगला पॉइंट लिख देना, ये अमीटर की अपेक्षा, ये अमीटर की अपेक्षा क्या बता रहे हो, ये अमीटर की अपेक्षा, यह अमीटर की अपेक्षा धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, अधिक संवेदनशील होता है। इंग्लिश में अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर।
मतलब बात भी सही है, ये सेंसिटिव है तब तो सेंस कर लेता है इसमें इतनी माइक्रो एम्पियर जा रही है, और वो वाला सेंस नहीं कर पाता। मोर सेंसिटिव का मतलब है ये अधिक संवेदनशील है। किसकी अपेक्षा? अमीटर की। एक पॉइंट और लिख देना, ये बताओ गैल्वेनोमीटर को, इस गैल्वेनोमीटर को दिष्ट धारा पर कार्य करता है या फिर प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य? एसी पे काम करेगा, डीसी पे काम करेगा? जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये एसी पर कार्य करता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट पे, या फिर डायरेक्ट करंट पे, दिष्ट धारा पे? मैंने कहा अगर एसी पे काम करेगा तो ये बताओ, एसी में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो 1 सेकंड में 100 बार होता है। ये वाली सुई पागल हो जाएगी, ऐसे ऐसे करेगी। ये दिशा बता रही, साथ साथ दिशा तो बता ही रही है, प्लस ये बता रही कितने एम्पियर आ रहा है। अगर एम्पियर बताएगी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, 1 सेकंड में 100 बार दिशा, ऐसे ऐसे करेगी सुई। सुई कुछ भी नहीं बताएगी भाई साहब। तो इसका काम करता है ना, ये दिष्ट धारा पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर लिख देना, गैल्वेनोमीटर केवल दिष्ट धारा पर कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्यों नहीं लगाते उसको एसी के साथ? क्योंकि उसमें दिशा बदलती है, दिशा भी बताता है। और दिशा बताएगा कैसे? क्योंकि एसी वाले में दिशा 1 सेकंड में 100 बार बदल रही है। तो इसमें तो ये मीटर पागल हो जाएगा, किधर जाए हम। 1 सेकंड में 100 बार ये टूट जाएगा मीटर, कहने का मतलब। इसलिए गैल्वेनोमीटर केवल दिष्ट धारा पर कार्य करता है, केवल दिष्ट धारा पर कार्य करता है। ये प्रैक्टिकल करने का मेरा भी मन करता है। इसको कभी भाई साहब एसी में जोड़ दो, भाई साहब देखो फिर नजारे इसके कैसे घूमेगा, कितना भागेगा, 1 सेकंड में 100 बार भाग पाएगा या टूट जाएगी सुई फिर। क्योंकि ये वाली सुई है ना, वो तुरंत दिशा बताएगी, एम्पियर तो बताएगी। अब एम्पियर किधर बताए, कभी इलेक्ट्रॉन इधर कभी इधर, 1 सेकंड में 100 बार, तो ये क्या करेगा भाई साहब? खत्म, एक ही बार में फूट जाएगा। कार्य करता है प्रत्यावर्ती धारा पर नहीं। हाँ बताओ, हैं? प्रत्यावर्ती धारा पर नहीं। ये प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य नहीं करता है क्योंकि एसी में 1 सेकंड में जैसा 100 बार बदलती है। ये इसका रीजन है। लिखना चाहो तो लिख लो नीचे, क्योंकि एसी में, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में 1 सेकंड में 100 बार दिशा बदलती है। इसको अलग से पॉइंट लिखा देना, दिशा बदलती है। ये इसका लॉजिक है, इसलिए नहीं लगाते इसको। इसको दिष्ट धारा के साथ कहे तो डायरेक्ट करंट लिख देना। कहां पे लिखा मैंने? दिष्ट धारा होती है हमारी डीसी, डायरेक्ट करंट के पर कार्य करती है। अच्छा, ये वाली बात अगर समझ में आ गई है तो अब इसके कुछ एक आध क्वेश्चन लगा लिए जाते हैं। कैसा रहेगा? एकदम क्वेश्चन इतनी जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं, फ्लो में एकदम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। आप पढ़ते चुके पूरा। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे हैं। चले भाई, इसको तुरंत नोट करिए, फिर हम थोड़े से क्वेश्चन 5 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन लगा देंगे इकट्ठे। क्यों? ये वाला क्वेश्चन हमने करवा दिया था, देखना एक बार। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, किसी का डाउट आया था, 0.55 एम्पियर आया था, याद करो। कर लोगे, पुरानी वीडियो में पढ़ा हुआ, वीडियो से देख लेना, नहीं तो सॉल्यूशन समझ में ना आए तो। ये वाला शायद मोहिनी का डाउट था। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखा दो तो हम समझ जाए आप बिल्कुल समझ रहे हो क्वेश्चन को। क्या लग रहा है आपको? सही देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। कौन सा कथन सही है? 1 2 3 ऑप्शन नीचे हैं। तीनों सही है। ये बोला जा रहा है एक अमीटर को परपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। पहला वाला तो सही है। ये बोला है एक अमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, क्या निम्न होता है? भाई दूसरा तो गलत है। एक अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का भाई साहब प्रतिरोध कम रखना हमें वोल्टेज से मतलब ही नहीं है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे तो वोल्टेज कम से कम जानी चाहिए, इसका मतलब इसको श्रेणी क्रम में। अच्छा, तीसरा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है, भाई साहब गलत बात। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही था। कौन सा? डी वाला विकल्प है, केवल पहला सही है
और ये सब शायद हम पढ़ा चुके हैं, अभी उसी से पूछा गया है ना, सब कुछ खेल उसी का है। आओ, ये गलती आपसे नहीं हुई है, बहुत से लोगों से गलती होती है जो हमने अभी करवाई है तुमसे। अच्छा, अगले वाले पे क्या तुम ये वाला बता पाओगे क्वेश्चन? प्रश्न हमारा ये है, देखो बेटा, करिए भाई। एक घर में एक महीने में 150 यूनिट ऊर्जा खर्च होती है, इसमें क्या इस ऊर्जा की मात्रा जूल में हो सकती है? बड़ा आसान क्वेश्चन, सभी निकाल देंगे। बताओ कोई। अरे बिट्टू, हमने आपको पढ़ाया नहीं था। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट, यही तो लिखा हुआ है। और याद करो, 1 किलोवाट घंटा मैंने कुछ बताया था, याद करो। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 लगा देना था तो आज गाज 6 थी, एक बार देखो चेक करके। कर दिया काम तुमने। आओ ये पूरा करा दें। मैंने कहा 1 किलोवाट, मैंने कहा 1 किलो का मतलब हो जाएगा 1000, और वाट बराबर क्या होता है? P बराबर W/T, यानी जूल प्रति सेकंड, और घंटा में होते 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया और ये बचा 36 × 10⁵ और ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बराबर कितना है? 1 किलोवाट। यही तो लिख रहे थे हम अभी, 1 किलोवाट घंटा, यही तो हमारा 1 यूनिट होता है। क्या कहते हो बोलो? 1 यूनिट बराबर यही होता है। अगर आप ये कहो हमारे घर में 1 यूनिट बिजली का बिल आया, तो यूँ कह दो हमारे घर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की ऊर्जा खपत हो गई है। यही तो होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, मैंने पहले लिख दिया, और पढ़ाते भी ये रहे थे, शायद पहली क्लास थी हमारी है, ये 1 किलोवाट घंटा समझा रहे थे। हमें ये बताओ 1 किलोवाट घंटा बराबर ये है, अगर 1 किलोवाट घंटा ये है तो 150 यूनिट बराबर क्या होगा? तो 150 यूनिट बराबर हो जाएगा 150 × 3.6 इंटू 10⁻6, और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये 0 उधर ले जाएंगे तो 15 × 3.6 × 10⁻7, और 15 × 90, और 15 × 90, 15 × 45 और 9 54, यानी 540.1 10⁻7। अगर हम इसको इधर ले आए तो आप ये कहेंगे कि 5.4 कर लो और 10⁻ कर दो 8, और जूल वाला कौन सा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। भाई साहब, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और कभी कभी पेपर में दिमाग नहीं चलता है कि यार ये किलोवाट घंटा से यूनिट से आपको जूल पे पूछ लिया, अब कैसे कन्वर्ट करें? तो ये वाला अगर सब कुछ भूल जाओ तो यहाँ से आ जाना डायरेक्ट, फिर आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं ऐसा ही। क्या आप इसका निकाल पाओगे? अब आपको पता क्या करवा रहा है ये, अब ये उल्टा करवा रहा है उससे, पिछले क्वेश्चन से। कर दो मेरे भाई। कौन कर पाएगा? कोई बच्चा? ये कह रहा है एक सामान्य परिवार में ऊर्जा की खपत जूल बराबर देखिए 9.9 इंटू 10⁸ जूल की खपत हो गई है ऊर्जा की, है ना। अब आप कहेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और कहें तो ये 1 यूनिट बराबर होता है। किलोवाट घंटा को यूनिट कह सकते हैं ना। 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और हमें यूनिट में आंसर निकालना है। तो मैंने कहा कि अगर आपका जूल दे रखा है तो आप कहेंगे 1 यूनिट बराबर इतने जूल, तो इतने जूल में कितने यूनिट होंगे? तो मैंने कहा ये बताओ बेटा, इसमें दे रखा है 1 यूनिट बराबर इतने जूल, तो इसमें कितने यूनिट होंगे? तो मैंने कहा इसका भाग लगाओ तो यूनिट निकल आएंगे, है ना। मैंने कहा 1 यूनिट बराबर अगर इतने जूल हैं तो इस 1 यूनिट का भाग लगा दो, यूनिट निकल आएंगे। मैंने कहा 1 यूनिट का मान है 9 × 10⁸ में भाग लगा दो 3.6 इंटू 10⁻6 का। अब ये शायद कट जाएंगे, 10⁻2 बचेंगे, ऊपर हो जाएंगे शायद 900 बटे 3.6, तो 36 कर दे नीचे, ऊपर 9000 हो जाएंगे। तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 500 के आधे 250 यूनिट। कितने यूनिट आ जाएंगे? 250 यूनिट हो जाएगा बिल। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स था, अगर आप सोच पाओ तो।
पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स। अगर इतना नहीं पल्ले पड़ रहा मेरे बेटा तो यहाँ पर 1 जूल बराबर निकाल देना। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे उधर से नहीं समझ पाए, 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बटे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। एक दो का मैंने इसको इधर लिया है। अच्छा 1 जूल बराबर अगर ये है, 1 जूल की जगह कितना करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर इसमें इतने का गुणा किया तो इधर भी कर दो 9 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये इधर यूनिट निकल रहे होंगे, इधर हमारे जूल लिखे हुए, तो ये जूल का मान निकल आएगा कितना 250। मतलब किधर से भी चले जाओ भाई, वो वाला सरल है। इसके अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। इतने का मान इतना, ये गणित वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा इसका बता सकते हो क्या, अगर तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाएगी। भाई जब तक वो ये ना बोले किसी तार को खींचा गया, किसी तार को पिघलाया गया, तब तक तुम अपनी तरफ से ना पिघलाना ना खींचना। क्या इसमें पिघलाया है, क्या खींचा है, देखना एक बार। जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, मतलब इसकी लंबाई है ना, मान लिया ये वाला वायर है, एक और इसमें जोड़ दिया, इसकी लंबाई दोगुनी कर दी, खींच नहीं रहा है। जब खींच रहा है, पिघला रहा होता है, तब वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। मैंने लिखा है 3 इकट्ठे। और जब ये वाला सिर्फ करवा रहा है कि इसकी लंबाई को कितना कर दिया जाए 2L, तो उन्होंने कहा R बराबर होता है रो L अपॉन A। तब आप ये कहेंगे बेटा कि अगर हमारा प्रतिरोध लंबाई दोगुनी करिए तो प्रतिरोध भी हो जाएगा दोगुना। और हमारा किससे पूछ रहा है, रीडिंग, एमीटर में रीडिंग किसकी आती है, I की। I बराबर होता है V बटे R। अगर ये बेटा ऐसी बात बोल रहा है तो हम ये कहेंगे इसको मान लो बराबर, तो आप कहेंगे अगर प्रतिरोध दोगुना हो गया है तो धारा उतनी ही कम हो जाएगी। अगर प्रतिरोध दोगुना धारा, प्रतिरोध दोगुना धारा आधी। कौन सा बी वाला ऑप्शन। आप वो वाला करोगे पता क्या, L को 2L किया तो n स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट सीधा पिघला दिया तुमने। ऐसे मेल्ट नहीं करना जब तक वो बोले ना अगर तार को खींचा जाए या फिर किसी तार को मेल्ट करके एक नया तार बनाया जाए, तो उस वाले में लगता है। उसमें एरिया अगर दोगुना होता तो एरिया का n स्क्वायर कर देते, याद करो। लंबाई दोगुना होती तो n स्क्वायर कर देते थे। अगर त्रिज्या होती तो n की घात 4 करते थे, याद आया पिछली वीडियोस में। तो मैंने कहा इसका आंसर बी वाला होगा। जब तक वो ना बोले मेल्ट किया गया, इसका मतलब उसी वायर को दोगुना कर दिया जो वाला ये वाला वायर था, इसी को दोगुना कर दिया। समझ पाए। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। क्या होगा इसका बताओ। एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है, त्रिज्या दोगुनी की जाती है तो तार का प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। अगर त्रिज्या दोगुनी की जाती है, ये कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 9 में, किसकी त्रिज्या दोगुनी। अब तार ना खींचा जा रहा ना पिघलाया जा रहा, सिर्फ दोगुनी की जा रही है। तो आप ये समझो तार था, इसकी त्रिज्या दोगुनी करती। मैंने कहा R बराबर रो L अपॉन A। और बेटा इसमें क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है बेटा, इसमें त्रिज्या की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये A बराबर होगा पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये वाला ऐसा होगा ना हमारा कटा हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे ये 1 R स्क्वायर हो जाएगा। अगर त्रिज्या दोगुनी करिए तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/, यानी R2 का मान R1 का 1/4 गुना हो जाएगा। यही तो होगा। अगर R1 का 1/4 पहले था कितना 9, तो 9 का 4 कर दो 2.25 ओम हो जाएगा। भाई ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसे हो रहे चाहिए। बहुत कंपैरिजन कराए मैंने, ऐसे सैकड़ों कंपैरिजन कराए हैं मैंने आपको, ऐसे ऐसे बताए हैं। अगला प्रश्न देखें, आप कर पाएंगे क्या बेटा। देखो अभी खत्म करते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। बताओ इसका क्या होगा। कोई वाला उत्तर दे दे जैसे दे पाए। एक व्यक्ति ने 5 प्रतिरोध, इसमें प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। अगर बेटा R का मान 1/5 ओम है और आपको अधिकतम प्रतिरोध चाहिए तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। भाई इस बात की कसम खा लो, सबसे ज्यादा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आता है। ज्यादा से ज्यादा लाना है तो श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे होता है, R इक्विवेलेंट बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/, इसका लासा 5 ऊपर 5, 5/5 आंसर आएगा। हाँ 5/5 उत्तर आया, एक उत्तर आया
बी वाला ऑप्शन। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आज की क्लास ओवर होने जा रही है। जस्ट अ सेकंड, ये वाला कोई बताइएगा फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? समझ में नहीं है क्या? ये वाला होता, हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे के मेरे भाई। इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश इंग्लिश। ऊपर वाले में शायद केमिकल लिखा हुआ है, ये वाला गलत है, सी वाला। हीटिंग इफेक्ट इंग्लिश में एकदम सही लिखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हीट होता है तभी तो फ्यूज उड़ जाता है ना, हमारे इक्विपमेंट सब बच जाते हैं। और हमारी साइंस की क्लास आज यहीं पे रोक लेते हैं, अब हम लोग ज्योग्राफी शुरू करते हैं, ठीक है। और जो लोग मेरे भाई यूट्यूब से जुड़े, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट करिए जो आपको वीडियो क्लास कैसी लगी आज की, और इसमें क्या सुधार होने चाहिए वो सब सुधार बताइए। और जो कुछ होना है, जो आपके सजेशन, एकदम स्वागत है। और प्लीज़ इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।